प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम कक्षा 12वीं के वाणिज्य के अंतर्गत लेखा शास्त्र विषय के पाठ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों जोहार, डिजी7 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रबोध कुमार कॉमर्स क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आज का क्लास है 12वीं और विषय का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थाओं का अर्थ बतलाता हूँ, अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाओं के अर्थ। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करना होता है। जैसा हम लोगों ने अर्थ को देखा, उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आइए मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। गैर व्यापारिक संस्था या संगठन के कुछ उदाहरण। पहला, शैक्षणिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। दूसरा उदाहरण, सामाजिक संस्थाएं, पुस्तकालय, अस्पताल आदि। तीसरे उदाहरण, धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि। चौथा उदाहरण, खेल संस्थाएं जैसे खेल क्लब, जिम आदि। पांचवा उदाहरण, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे मनोरंजन समितियां, कला एवं सांस्कृतिक समितियां आदि। पेशेवर संस्थान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेडिकल काउंसिल इत्यादि। पेशेवर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, अभियंता आदि। उपरोक्त उदाहरण को जब हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि ये सारी संस्थाएं, पेशेवर व्यक्ति सभी समाज को कोई न कोई सेवा प्रदान करते हैं। इनका कोई लाभ का उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद आइए अब हम लोग लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषता को देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषताओं को निम्न रूप से हम लोग समझ सकते हैं। पहला उदाहरण विशेषता के रूप में रखते हैं कि इनकी स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण एवं सेवा के उद्देश्य से की जाती है। दूसरी विशेषता, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, खेलकूद के प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु कार्य करती हैं। तीसरी विशेषता, इनका उद्देश्य जनता की निःशुल्क या बहुत कम फीस पर मदद करना होता है। कुछ और विशेषता देखते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। पांचवी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है, इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब आदि के रूप में की जाती है। छठी विशेषता, इनकी आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, दान, सरकार से प्राप्त अनुदान या सहायता ही होती है। सातवीं विशेषता, ये संस्थाएं मुख्य रूप से नकद में लेन देन करती हैं। आठवीं विशेषता, ये संस्थाएं वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। नौवीं विशेषता, इन संस्थाओं के अधिशेष सरप्लस को सदस्यों में वितरित ना करके संस्था के पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। और आखिरी विशेषता, ये संस्थाएं सदस्यों द्वारा चयनित अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती हैं।
उपरोक्त विशेषताओं को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्था तथा लाभ कमाने वाली संस्थाओं में कुछ अंतर दृष्टिगोचर होता है। पहला अंतर उद्देश्य के आधार पर। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, जबकि लाभ कमाने वाली संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अंतर का दूसरा आधार है पूंजी कोष बनाम पूंजी। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाओं के हित सदस्यों के पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होते हैं, जबकि लाभ कमाने वाली संस्थाओं के मालिक का हित उनके स्वामित्व कोष, जिसे हम लोग पूंजी के नाम से जानते हैं, के रूप में जाना जाता है। तीसरा अंतर आधिक्य बनाम लाभ। यह आधार यह बतलाता है कि जब कोई संस्था कार्य करती है तो अंत में कोई ना कोई परिणाम उसका निकलता है, तो इसका परिणाम लाभ कमाने वाली संस्थाएं जो होती हैं उनके परिणाम को हम लोग शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि में व्यक्त करते हैं, जबकि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के परिणाम को आधिक्य या कमी के रूप में व्यक्त किया जाता है। चौथा अंतर वित्तीय विवरण के आधार पर। वित्तीय विवरण वह होता है जो प्रत्येक संस्था, चाहे वो लाभ कमाने वाली हो या लाभ न कमाने वाली हो, एक परिणाम को जानने के लिए एक विवरण बनाती है साल के अंत में। इसे ही वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो लाभ कमाने वाली संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण में निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाती है, जबकि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। बच्चों, अभी आप लोगों ने गैर व्यापारिक संस्था के अर्थ, उदाहरण, विशेषता आदि को देखा। उसी दौरान हम लोगों ने इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण पर भी चर्चा थोड़ी सी की। गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से 3 खाते बनाए जाते हैं: प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। यहीं से हम लोगों के इस पाठ के न्यूमेरिकल प्रश्न शुरू होते हैं। तो आइए अब हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता के सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का अर्थ: प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के सार मात्र से अधिक कुछ भी नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित एवं वर्गीकृत है। यह खाते का ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश क्लबों, समितियों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों के द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह परिभाषा विलियम पिकल्स के द्वारा दी गई है। इसके माध्यम से हम लोगों ने यह समझा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में किन चीज़ों को दिखाते हैं और ये किन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब इसके बाद अब हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता के फॉर्मेट पर थोड़ा कार्य करते हैं, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न को हल कर सकें। आइए हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट पर काम करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 2 भाग होगा। पहला तो हेडिंग होगा और दूसरा उसका बॉडी, जिसमें कि हम लोग टी शेप अकाउंट खींचेंगे। हेडिंग में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो भी संस्था होगी उसका नाम। उसके बाद किस अवधि के लिए बना रहे हैं उसको लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, और जिस भी फाइनेंशियल ईयर का होगा या कैलेंडर ईयर का होगा उसके आखिरी डेट को हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर हो जाएगा, और अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो 31 मार्च होगा। फिर फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में टी शेप बनता है, तो एक डेबिट साइड होगा, दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 2 कॉलम होंगे, रिसिप्ट एंड अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड में फिर 2 कॉलम होंगे, एक पेमेंट और दूसरा अमाउंट कॉलम। फॉर्मेट खींच लेने के बाद आइए अब हम लोग फॉर्मेट में किन किन चीज़ों को दिखलाते हैं इसको दिखते हैं। सबसे पहले हम लोग संस्था का जो बैलेंसिंग फिगर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आने वाले, उनको ले आते हैं। तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी लिखने के बाद संस्था के पास जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है उसे यहाँ दिखला देते हैं। तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर संस्था
का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग दूसरे पक्ष में अर्थात क्रेडिट साइड में जाकर बाई बैलेंस BD लिखेंगे और लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद संस्था के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिन खर्चों और आयों को हमें दिखाना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संस्था के सभी आय दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो रेवेन्यू नेचर के होंगे या कैपिटल नेचर के। इसी प्रकार से पेमेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट को पहचानते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट वे खर्च आए हैं जो हम लोग को बार बार वर्ष के दौरान मिलते रहते हैं। इनकी राशि छोटी होती है, इनका लाभ हमें उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है। पेमेंट में भी जब हम लोग देखते हैं तो पहचानेंगे कैसे, तो रेवेन्यू पेमेंट का पहचान ये होगा कि संस्था इन खर्चों को बार बार करती होगी। ये खर्चे छोटे छोटे होते हैं और इनका लाभ भी केवल एक वर्ष ही तक प्राप्त होता है, जबकि कैपिटल नेचर के जो आय और व्यय होते हैं वो लंबी अवधि के लिए होते हैं, अर्थात संस्था कभी कभी ऐसे खर्चों को करती है। दूसरा, इनकी राशि बड़ी होती है। और तीसरी पहचान कि इनका लाभ हम लोग आने वाले कई वर्षों तक लेते हैं। आइए अब हम लोग अलग अलग हेडिंग में देखते हैं कुछ आइटम्स। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, वेस्ट पेपर्स, मैगजीन्स, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, proceeds from lectures, entertainment, receipt from show, concert, rent of hall, interest on fixed deposit, interest and dividend, interest on investment, lockers rent, sale of scrap, grant from government, miscellaneous receipt. पेमेंट साइड में रेवेन्यू पेमेंट में सैलरीज एंड वेजेस सबसे सामान्य प्रकार के ये खर्चे हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है। इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्राय सभी संस्थाओं को अपने खातों का वर्ष के अंत में ऑडिटर के द्वारा ऑडिट कराना पड़ता है, उसके बदले जो वो पे करती हैं उसे ऑडिट फीस कहते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम का तात्पर्य है कि अगर संस्था किसी व्यक्ति को जो उनका नियमित कर्मचारी ना हो किसी कार्य के लिए बुलाती हैं, बदले में जो उन्हें प्रदान करती हैं उसे मानदेय या ऑनरेरियम कहा जाता है। पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, गार्डनिंग, कन्वेंस, बैंक चार्जेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, ये सारे खर्चे संस्थाओं को वर्ष भर करते रहने होते हैं। इनका भुगतान वो करती रहती हैं। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को और अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है, XYZ क्लब हैज़ 500 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 पर मंथ। द क्लब हैज़ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹1 lakh at the rate of 10% per annum. The club runs some portion of buildings at the rate ₹5,000 per day. आगे का इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020। इंफॉर्मेशन है, पहला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 1 April 2019 63,000। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 9 months ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तीसरा, 100 मेंबर्स नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट 2 months। चौथा, ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग्स वॉज रेंटेड फॉर 5 days। पांचवा, paid for salaries 1,80,000 and other expenses 1,27,000। Sixth, purchased furniture for 1,000। ये हमें क्वेश्चन मिला। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग एक फॉर्मेट खींचेंगे
फॉर्मेट खींच करके हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में जैसा कि फॉर्मेट के चर्चा के दौरान मैंने कहा था, सबसे ऊपर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ किसका बनाना है, तो XYZ क्लब है, XYZ क्लब यहाँ नाम लिख दिया हमने। फिर किस अवधि के लिए बनाना है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, क्योंकि प्रश्न में यहाँ हमें मिला था कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब 2020 साल के लिए हम लोग बना रहे हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये फिनेंशियल ईयर है इसका, अप्रैल टू मार्च। फिर फॉर्मेट खींच लेते हैं। फॉर्मेट में आते हैं तो डेबिट साइड में रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि हम लोग बैलेंसिंग फिगर को यहाँ ला के दिखलाते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में कुछ बैलेंसिंग फिगर क्या हमें मिला है, तो हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑन एज ऑन 1/4/2019। तो इसे लिखने का तरीका होगा टू बैलेंस BD कैश इन हैंड, टोटल अमाउंट 63,000। इसके बाद अदर रिसिप्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो अदर रिसिप्ट्स में हम लोग को सबसे पहले यहाँ इंफॉर्मेशन है कि क्लब हैज़ 500 मेंबर्स और हर एक मेंबर 100 रुपया फीस देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को मिलना चाहिए 500 मेंबर से 100 की दर से जो अमाउंट आएगा वो हम लोग यहाँ दिखला देंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तीसरा नंबर जो इन्फॉर्मेशन था कि 100 मेंबर्स नॉट पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट 2 मंथ्स। तो हम लोगों को एक वर्किंग छोटा सा करना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। करते हैं। वर्किंग्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होने चाहिए थे 500 इंटू 100 इंटू 12 मीन्स 6 लाख हमें मिलना चाहिए था। लेकिन 100 मेंबर 100 की दर से 2 महीने का पेमेंट नहीं दिए हैं। मतलब हुआ कि 20,000 हम लोगों को चंदा का राशि प्राप्त नहीं हुई है। यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो है वो हम लोगों के लिए हुआ 5,80,000। तो यहाँ करके हम लोग दिखलाएंगे टू सब्सक्रिप्शन $5,80,000। फिर एक और रिसिप्ट का आइटम था, वो है द क्लब हैज़ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% की दर से वो उसको ब्याज मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ फिर एक एडजस्टमेंट भी समझ सकते हैं इसको। एक एडजस्टमेंट में ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 9 मंथ्स ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब 1 लाख का हम लोगों को केवल 9 महीने का ही इंटरेस्ट मिला है। तो एक और वर्किंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट इन्वेस्टेड 1 लाख, रेट 10%, टाइम 9 मंथ्स। $7,500, यानी कि हम लोगों को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 7,500 रुपये। दिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,500।
यहाँ पर क्लब को एक और आय की प्राप्ति हुई है, वो है क्लब अपने बिल्डिंग के कुछ हिस्से को रेंट पर देती है और वो पर डे बेसिस पर है और एक दिन का हम लोगों को 5,000 रुपया प्राप्त होता है। वहाँ ये लिखा है, यहाँ आकर के देख रहे हैं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि क्लब 5 दिन के लिए ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग वाज रेंटेड फॉर 5 डेज, 5 दिन का ही हम लोग को मिलना है रेंट, क्योंकि 5 दिन ही रेंट पर उठाया गया है। तो इसको अभी कैलकुलेट कर लेंगे। टू रेंट इसे डायरेक्ट दिखा देते हैं, 5,000 इंटू 5, 25,000। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोई रिसिप्ट आइटम ना छूट जाए। तो मेंबर से हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल गया, इंटरेस्ट का पोर्शन था, इंटरेस्ट भी हम लोगों ने दिखा दिया, रेंट मिलना था, रेंट भी दिखला दिया। अब हम लोग पेमेंट साइड में चलते हैं। पेमेंट की ओर जब चलते हैं तो हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है पेड फॉर सैलरीज 1,80,000 एंड अदर एक्सपेंसेज 1,27,000। इसे दिखलाएंगे। दिखलाने का तरीका होगा बाई सैलरीज 1,80,000 बाई अदर एक्सपेंसेज 1,27,000। ये खर्चे थे। अब एक और चीज़ बच रहा है, वो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो रेवेन्यू नेचर का था, लेकिन ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है, बावजूद भी हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको दिखला देना है। बाई फर्नीचर परचेज्ड 1 लाख। अब सारे आइटम्स को हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग का अंतिम काम ये होता है कि हम लोग टोटल करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। किसी एक साइड का बड़ा होगा तो फिर बैलेंसिंग वर्क करेंगे। तो टोटल करने देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेबिट साइड का टोटल अधिक होगा, तो हम लोग डेबिट साइड में ही टोटल को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड के टोटल को देखते हैं तो वो निश्चित रूप से इससे कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी आइटम को अमाउंट को जाकर के साइड में लिख लेते हैं। लिख ले रहे हैं। अब 6,75,000 से इधर के टोटल को माइनस कर देंगे। 2,68,000 बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि संस्था की कुल आय 6,75,000, कुल पेमेंट जो है वो 4,07,000 है। इसलिए बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो संस्था के हाथ में बचा हुआ कैश होगा। लिखने का तरीका होगा बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड। बैलेंसिंग फिगर को यहाँ ला के रख देंगे। अब बैलेंसिंग फिगर डालते ही 6,75,000 डेबिट साइड का टोटल है, 6,75,500 ही क्रेडिट साइड का भी टोटल हो गया। मतलब कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से हमने आज पहले फॉर्मेट पर काम किया, उसके बाद एक प्रश्न के माध्यम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।